आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश एडुटेक। तो जैसा कि आप लोग पता है, आज है 7 मार्च 2021। तो आइए 7 मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। और आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जो कि सुबह में 10 बजे, प्रत्येक प्रत्येक दिन सुबह में 10 बजे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं करंट अफेयर्स को लेकर आऊँगा। और शाम को 5 बजे मैं प्रतिदिन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड करंट अफेयर्स को लेकर आप सबके बीच आऊँगा। तो सुबह में 10 बजे और शाम को 5 बजे एक दिन में मेरे 2 वीडियोस करंट अफेयर्स के अपलोड होंगे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी करंट अफेयर्स छूटे ना पाए, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें और वहाँ से इस वीडियो के लेक्चर को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के अपने इस करंट अफेयर्स की वीडियो डिस्कशन सीरीज़ को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला जो करंट अफेयर्स वो कह रहा है कि ठोस ईंधन आधारित इक्टेटेड रैमजेट प्रौद्योगिकी यानी कि एसएफडीआर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है। 2 तरह के इंजन होते हैं, स्क्रैमजेट और रैमजेट। हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्क्रैमजेट और रैमजेट 2 तरह के इंजन होते हैं, ठीक है। तो आइए एसएफडीआर क्या कहता है कि हाल ही में जो डीआरडीओ, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ठोस ईंधन आधारित इक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके प्रोविजन क्या क्या हैं, यह किस तरीके से लाभकारी है। तो इस टेक्नोलॉजी के सफल प्रदर्शन से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान को तकनीकी लाभ हासिल हुआ है, जिससे वह क्या करेगा कि वह लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल विकसित करने में सक्षम होगा। मतलब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्या होगा कि लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइलें विकसित करने में सक्षम होगा। अब आइए इसके कुछ लाभ को डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको जो डेवलप किया गया उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला देखते हैं कि रैमजेट चालित मिसाइलें ठोस प्रणोदक चालित मिसाइलों की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम होती हैं और औसतन अधिक तेज से गति प्रदान करती हैं। दूसरा, अगर हम इसका बेनिफिट देखें तो रैमजेट मिसाइलें में ठोस प्रणोदक के भाग में एक ऑक्सीकारक के प्रयोग की बजाय वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, अगर बेनिफिट देखें तो चूंकि रैमजेट मिसाइल को ऑक्सीडाइज नहीं ढोना पड़ता है, इसलिए यह बड़ा वॉरहेड भी ले जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एसएफडीआर के। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि जो दूसरा जो हमारा करंट अफेयर्स का जो फैक्ट है उसको देखते हैं। रक्त चंदन या रेड सैंडर्स क्या है, खबरों में बना ये रेड सैंडर्स क्या है, तो आइए देखते हैं। रक्त चंदन या रेड सैंडर्स अपने समृद्ध चिकित्सीय गुण और रंग के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें जो क्या है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है जो पैरामेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के कई जिलों और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थानीय रूप से पाया जाता है। जो रक्त चंदन या रेड सैंडर्स वो कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के कई जिलों और साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जो है स्थानीय रूप में यह रेड सैंडर्स पाया जाता है। इस पादप प्रजाति को वर्ष 1995 में साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया था और वर्ष 2004 में रक्त चंदन का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसको अब निर्यात नहीं कर सकते हैं, सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, इसको निर्यात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 2004 से। अगला अगर देखें तो 2019 में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी द्वारा निर्यात नीति को संशोधित किया गया और कृषि भूमि पर उगाए जाने वाले लाल चंदन के निर्यात की अनुमति दे दी गई, ठीक है। अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। तो रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और उष्ण एवं शुष्क जलवायु सहित पथरीली, निम्न तथा प्रतिभूमि में उगते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन द्वारा पहले इसे रेड लिस्ट की संकटग्रस्त प्रजाति श्रेणी में रखा गया था। बाद में इसे संकट
निकट यानी कि नियर थ्रेटेंड सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है हमारा वो है रेड सैंडर्स का। रेड सैंडर्स इसी तरह के होते हैं, इसी तरह का एक वृक्ष है, इसमें इसी तरह की लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, आइए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि पोचमपल्ली इकत। पोचमपल्ली इकत क्या है कि पोचमपल्ली इकत एक पारंपरिक बुनाई तकनीकी है। ये जो है एक पारंपरिक बुनाई टेक्निक है जिसमें रंग धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियाँ बनाई जाती है। रंगे धागों को मतलब धागों को कलर कर दिया जाता है और उसके बाद ऊपर नीचे करके पहाड़ जैसी एक आकृति, हिल्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। पोचमपल्ली इकत दोहरे इकत शैली का उपयोग करता है। कौन सी शैली का उपयोग करता है? तो दोहरे इकत शैली का उपयोग करता है। कपड़ों का रंगों को प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। कपड़ों के रंग कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्राकृतिक स्रोतों से। निजाम के समय में पोचमपल्ली इकत को बर्मा, म्यांमार और पश्चिम एशिया और पूर्व अफ्रीका में निर्यात किया जाता था, जहां उन्हें एशियाई रुमाल के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? एशियाई रुमाल के रूप में। इकत शब्द एक मलय इंडोनेशियाई व्यंजना मांगीकत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गांठ या हवा को बांधना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है कि गांठ या हवा को बांधना होता है। ठीक है, इसे अब भौगोलिक जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन साड़ियों की बुनाई प्रक्रिया के शिल्प कला को चिराला गांव से पोचमपल्ली लाया गया था। बुनाई प्रक्रिया को कहाँ लाया गया था? चिराला गांव से पोचमपल्ली लाया गया था। ठीक है, आइए अगला फैक्ट डिस्कस करते हैं। अगला जो है वेल शार्क। वेल शार्क क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार वेल शार्क मछलियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। मछलियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो वो वेल शार्क। किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग। और यह वर्तमान में संकटग्रस्त श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। संकटग्रस्त श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है वेल शार्क। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कि भारत में वेल शार्क को किस अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है? तो उसका आंसर होगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में वेल शार्क को संरक्षित किया जाता है। वेल शार्क के बारे में कुछ जानते हैं कि वेल शार्क की आयु लगभग 130 वर्ष होती है। 130 ईयर्स वेल शार्क की आयु होती है और इसके शरीर पर डॉट्स का एक अनूठा पैटर्न बना होता है। इस तरीके से कुछ पैटर्न वेल शार्क के ऊपर बना, मैं आगे इमेज भी दिखाऊंगा वेल शार्क का। और आवाज़ जो होता है वेल शार्क का, और वेल शार्क की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई इसकी 10 मीटर्स तक हो सकती है, 10 मीटर। और इसका वजन लगभग 20 टन होता है, 20 टन होता है। और इसका जो आवास है, मतलब ये निवास स्थान क्या है इसका? वेल शार्क विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है और भारत के समुद्री तटों के किनारे भी वेल शार्क पाई जाती है। भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत के सब समुद्री तटों के किनारे भी वेल शार्क पाई जाती है। तो ये जो है वेल शार्क जैसा बताया, इसके शरीर पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉट पैटर्न पाया जाता है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वेल शार्क। इसी तरीके का पैटर्न, इसकी लंबाई जो होती है वो 10 मीटर्स होती है, इसकी लंबाई 10 मीटर्स होती है। और इसका जो एज होता है 130 ईयर्स और भार जो है 20 टन के करीब होता है, 20 टन के करीब होता है। ठीक है, आइए अगला फैक्ट डिस्कस करते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ यानी कि फिशिंग कैट के बारे में देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून उड़ीसा की चिल्का झील के आसपास इस चपल मछली पकड़ने वाली बिल्ली यानी कि फिशिंग कैट पर पहला सर्वेक्षण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। पहला सर्वेक्षण फिशिंग कैट पे कब शुरू हुआ था? तो 1 मार्च 2021 से कहाँ शुरू हुआ था? तो उड़ीसा की चिल्का झील के आसपास और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून के पास। ठीक है, फिशिंग कैट जो है आकार में घरेलू बिल्लियों से लगभग दोगुनी होती है। जो घरेलू बिल्लियाँ होती हैं उससे दोगुनी होती हैं आकार में। ये प्रायः उत्तरी और पूर्वी भारत के दलदली, आर्द्र और पूर्वी तट के मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? उत्तर और पूर्वी भारत के दलदली, आर्द्र और पूर्वी तट के मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। इसे क्या है? IUCN लाल सूची में असुरक्षित, वल्नरेबल घोषित किया गया है। ये जो है, ये इमेज जो है, ये है फिशिंग कैट का। ये इमेज जो है फिशिंग कैट का है। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि नकारात्मक वर्णनों से निपटने हेतु मंत्रिमंडलीय समूह द्वारा सुझाव। तो रिसेंटली क्या किया है कि सरकार की सूचना अथवा संचार को दुरुस्त करने तथा इनके नकारात्मक वर्णन को निष्प्रभावी करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय समूह यानी कि GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। मंत्रिमंडलीय समूह ने क्या किया कि सोशल मीडिया पर 50 नकारात्मक और 50 सकारात्मक प्रभावकारी व्यक्तियों को ट्रैक करने, बिना तथ्यों के सरकार के खिलाफ लिख रहे लोगों का मिथ्या वर्णन करने वाले फर्जी खबरें फैलाने वालों को निष्प्रभावी करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। मतलब ऐसा क्या होता है कि बिना किसी फैक्ट और तथ्य के लोग, जैसे आपको पता है कि भारत में बोलने और वाक की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दें। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बेधड़क जो मन में आया सो लिख देते हैं। इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको नहीं देखते हैं कि इसका क्या अंजाम होगा, हम लिख रहे हैं क्या वे सही है या नहीं है, जो मन में आया सो लिख डालते हैं। मंत्रिमंडलीय समूह द्वारा अनुशंसित कार्रवाई बिंदुओं में प्रसार भारती समाचार सेवा को मुख्य धारा की समाचार एजेंसी में शामिल करना भी शामिल है। दीर्घकालिक रणनीतियों में पत्रकारिता संस्थानों के साथ समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की गई है, क्योंकि पत्रकारिता के वर्तमान छात्र भविष्य के पत्रकार होंगे। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट हमारा है गौरसैन। गौरसैन क्या है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गौरसैन को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या किया कि गौरसैन को राज्य का प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमायूं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। कुमायूं और गढ़वाल के बाद उत्तराखंड का यह तीसरा मंडल बन गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक गौरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे, जिनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर जो कि कुमायूं से है, बागेश्वर कहाँ से, कुमायूं से, तथा रुद्रप्रयाग एवं चमोली जो कि गढ़वाल से है, शामिल हैं। इसी के साथ गौरसैंण मंडल के लिए एक कमिश्नर और एक पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DIG की नियुक्ति की जाएगी। बीते वर्ष 4 मार्च को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बताने की घोषणा की थी। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल की भी सहमति मिल गई है। वर्तमान में गैरसैंण चमोली जिले की तहसील है, जो कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, जिसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट जो हमारा है, श्रब फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के शोधकर्ता द्वारा श्रब फ्रॉग की नई प्रजाति, जो 5 नई प्रजाति खोज की गई है। मेढक की ये नई प्रजातियां ट्री फ्रॉग परिवार यानी कि राकोफोराइडे से संबंधित मानी जा रही हैं। शोधकर्ता द्वारा खोजी गई इस नई प्रजातियां विभिन्न मापदंडों के आधार पर अन्य प्रजातियों से अलग हैं, जिसमें उनकी आकृतियां, उनका DNA, कॉलिंग पैटर्न और व्यवहार आदि शामिल हैं। खोजी गई जो 5 प्रजातियां खोजी गई हैं, उनका नाम क्या क्या है कि रोरचेस्टेस द्रुहातु, इसे केरल के इडुक्की और पलक्कड़ जिले में खोजा गया है। और रोरचेस्टस कक्यामेंसिस, इसे कयक्कम बांध के नज़दीक खोजा गया है। रोचेस्टर कैरासबिनेई, इसे दक्षिण पश्चिम घाट में अगस्ता मलाई और अन्नामलाई की पहाड़ियों में खोजा गया है। रोरचेस्टस संजप्पाई, इसे उत्तरी केरल के वायनाड क्षेत्र से खोजा गया है। ठीक है, और रोरचेस्टस वैली का कन्नन, इससे साइलेंट वैली नेशनल पार्क के निकटवर्ती क्षेत्र में खोजा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो 7 मार्च जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड। और आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के बाहरी ऋण स्टॉक्स में निम्नलिखित किस कारण वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 2 बाहरी वाणिज्यिक उधार, ऑप्शन 3 अनिवासी भारतीय जमा। इसका सही कोड का चयन करें। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। अब समझते हैं कि बाहरी ऋण क्या होता है। कि बाहरी ऋण को मुख्य रूप से दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाहरी ऋण को मुख्य रूप से दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण में
वर्गीकृत किया जा सकता है। आप समझते हैं कि दीर्घकालिक ऋण कौन कौन से होते हैं। दीर्घकालिक ऋण होता है बहुपक्षीय ऋण, द्विपक्षीय ऋण, आईएमएफ में भारत का एसडीआर आवंटन और एक्सपोर्ट क्रेडिट, बाहरी वाणिज्यिक उधार और अनिवासी भारतीय जमा रुपया डेट। और लघु अवधि ऋण क्या होता है कि ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होगा कि 6 महीने तथा 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई द्वारा सरकारी ट्रेजरी बिल और कॉरपोरेट प्रतिभूति में निवेश। विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों आदि द्वारा ट्रेजरी बिलों में निवेश। और केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की बाहरी ऋण देयताएं, ठीक है। जो एफडीआई होता है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से देश पर कोई कर्ज का भार उत्पन्न नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एफडीआई से देश पर कोई कर्ज का भार उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है नो। एफडीआई से देश पर कोई भी कर्ज का भार उत्पन्न नहीं होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ई संजीवनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ई संजीवनी एक बेवादारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान है जो ग्रामीण क्षेत्रों और एकाकी समुदायों दोनों को विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ई संजीवनी का उपयोग विभिन्न सामान्य सेवा केंद्रों में प्रशिक्षुओं और लोगों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। यह रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और स्त्री रोग जैसी कई चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1-2, 1-3, 2-3 और 1-2-3। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी कि 1-2-3। ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी एक वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान है। ई संजीवनी ग्रामीण क्षेत्रों और एकाकी समुदायों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को जन जन तक पहुंचाती है। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के अलावा असमान वितरण और बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए ई संजीवनी का उद्देश्य शहरी बनाम ग्रामीण, अमीर बनाम गरीब आदि के बाद अमीर बनाम गरीब आदि के बीच मौजूद डिजिटल विभाजन को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्यायसंगत बनाना है। इस संजीवनी का उपयोग विभिन्न सामान्य सेवा केंद्रों में प्रशिक्षुओं और लोगों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। ई संजीवनी कई चिकित्सा विशेषताओं को पूरा करता है। इनमें शामिल है कार्डियोलॉजी, मधुमेह, डर्मेटोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रोग निदान, रेडियोलॉजी और पल्मोनरी, ठीक है। Thank you so much for watching this.